औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. When we look at the economy, when we look at the other inter alia issues, there are certain good news, but going forward we need to see कि ये जो मोमेंटम है ये किस हद तक बरकरार रह सकता है या इसके क्या इम्कानात हैं। सो आज स्टूडियो में हमने दावत दी है सैयद फरहान मोहम्मद रिजवी साहब को। He happens to be the head of equity desk at JS Global. Farhan, welcome to the show and Assalamu alaikum. Thank you so much, sir. Thank you for inviting me. फरहान साहब ये फरमाइएगा कि ये 2017 से 2023 तक we saw a spell which was full of challenges. मार्केट डिप्रेस्ड रही, क्लाइंटल भी कम हुई और उसके बाद से हमने देखा कि एक साल बाद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई। जून 2023 में IMF के साथ प्रोग्राम इंटरम गवर्नमेंट ने साइन किया और फिर गोइंग फॉरवर्ड हमें चीज़ें ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस बेहतर होती हुई नज़र आई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट यू टू काइंडली एक्सप्रेस योर व्यू एंड ओपिनियन कि ये जो 2017 से 23 तक का स्पेल था ये कितना चैलेंजिंग था। लाइफ में आपने इससे बड़ा चैलेंज पास में कभी देखा था या नहीं देखा था, और जेएस ग्लोबल ने इसको कैसे फेस किया? तो 2017 वाज द फाइनेस्ट ईयर फॉर अस बिकॉज हमने जो है वो इमर्जिंग मार्केट अपग्रेड हुए थे और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हमने जो है वो तकरीबन कोई $350 मिलियन अ डे एग्जीक्यूट किया एज जेएस ग्लोबल। सो हमने बहुत बड़ा फॉरेन इनफ्लो देखा मार्केट में। उसके बाद जो है वो ट्रेंड को कंटिन्यू रखना जो है वो थोड़ा सा ज़ाहिर है, इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ रही थी, चीज़ें थी, तो वो लिक्विडिटी मिसमैच की वजह से मार्केट में करेक्शन इस पहले आना शुरू हुआ। देन हमने देखा कि थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, देन हम कोविड के एरा में चले गए और ज़ाहिरन ये चीज़ जो है वो कंटिन्यूएशन में ख़राबी करती रही। पोस्ट हमने देखा कि 2022 के एंड के बाद से हमने डेवलपमेंट स्टोरीज स्टार्ट हुई आना, जिसमें IMF प्रोग्राम था, जिसमें सर्कुलर डेट की चीज़ें थी जो रिजॉल्व होना शुरू हुई, जिसमें मैक्रोस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, इन्फ्लेशन साइकिल हमारी नीचे आना शुरू हो गई दोबारा से, और हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट की साइकिल अगर आप आज देखें तो वो कंपेयर टू द हाईएस्ट हम 8-9% डाउन हो गए। सो ये चीज़ें हमने जो है वो देखी कि जिसकी वजह से मार्केट में एक नेचुरल लिक्विडिटी, नेचुरल इस एसेट क्लास की तरफ आना लोगों ने शुरू किया। और ज़ाहिरन वैल्यूएशन वाइज तो हम कंपेयर टू जब हम 8 के मल्टीपल पे ट्रेड किया करते थे, तो आज भी मैं बात करूं जो नॉर्मल मल्टीपल हमारा 8 होता था, हम 2 के मल्टीपल पे चले गए थे, 2.5 के मल्टीपल चले गए थे। सो स्टिल वी आर ट्रेडिंग एट 4 के मल्टीपल पे। तो ह्यूज रूम लेफ्ट। मैं नहीं कहता शायद हम दोबारा 8 के मल्टीपल पे ट्रेड हो जाएंगे, बट यस वी हैव अ कैपेसिटी टू ट्रेड 6 के मल्टीपल पे। तो यहाँ से स्टिल 50% अपसाइड है, मार्केट में स्टिल रूम है, वैल्यूएशंस हैं। तो चीज़ें जो हैं वो ऑन एंड ऑफ ज़ाहिरन चलती हैं। मार्केट की करेक्शन, मार्केट की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है वो होती हैं, बट मैक्रोज रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमने मार्केट में देखा एक बहुत बड़ा बुल स्पेल आया और अच्छी मार्केट की एक्टिविटी देखी। ज़बरदस्त। नाज़रीन, फरहान हैपन्स टू बी वन ऑफ दोज ट्रेडर्स कि जो 5-6-7 साल का जिन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि ही रिमेन्ड on top of the top and realized and recognized by international institutions as the best trader. He have won a number of awards. I would want him to kindly express his opinion कि ये जो again spell था 2017 से 23 तक का, we saw a number of brokerage houses going out of the business, clientele lose हुई, मिसाइल हुए, lowest turnover में businesses expand नहीं हो रहे थे, but JS Global expanded its base. उन्होंने नया दफ्तर भी सेटअप किया, स्टाफ भी उन्होंने एडिशनली हायर किया, नए डिपार्टमेंट्स बनाए। सो आई वुड वांट यू टू काइंडली एक्सप्लेन कि व्हाट वाज द थिंकिंग व्हेन एवरीबडी वाज ऑफ द ओपिनियन कि आगे मसाइल हैं एंड यू वर लुकिंग एट कि 3-4 सालों से ज़्यादा के चैलेंजेस नहीं हैं, आगे हालात अच्छे हैं। तो बीइंग जेएस ग्रुप हमने हमेशा ये देखा कि ये क्राइसिस जो होते हैं वो एज एन अपॉर्चुनिटी ही रखने चाहिए। हालात ख़राब हों तब भी और हालात बेहतर हों तब भी स्ट्रेटजी जो है ऑन फुट होनी चाहिए। सो हमने ये मैनेजमेंट ने प्लान किया ज़ाहिरन के हमें एक्सपेंशन पे भी जाना चाहिए, अच्छी रिसोर्सेज को भी ऑन बोर्ड रखना चाहिए। हमने IPOs किए 2018 में, हमने देखा कि हमने IPO किया, फिर हम 2021 के IPO में चले गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा IPO एयरलिंक हमने किया।
सो वो फेज़ भी हमने इसी तरह किया कि हमने स्ट्रैटेजीज चेंज की, अपनी टिपिकल सेल्स एक्टिविटी से कॉर्पोरेट फाइनेंस की तरफ चले गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ चले गए, और हमने अपना ब्रांच नेटवर्क इंटैक्ट रखा। बहुत सारी जगहों पे हमने चीज़ें जो है ख़राब हो रही थी, होती देख रहे थे, बट येस वी रिटेन द HR, वी मेंटेन टू प्रोवाइड द हायर सर्विसेज टू द क्लाइंट। तो उसी का नतीजा है कि आज JS इज़ अमंग द वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकर सर्विसेज प्रोवाइडर इन द इंडस्ट्री for locals and the foreigners as well. But when you talk about your diversification of the client base, so you're more dependent on the local clientele or you're more dependent on the external clientele? So we are equally dependent on both. So हमारे पास local and foreigners दोनों ही होते हैं. So we keep ourselves diverse between them because ये वो हैंड्स होते हैं या वो पिलर्स होते हैं इंडस्ट्री के जिनके बगैर शायद सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल होता है. सो वी हैड बोथ पिलर्स इन प्लेस एंड वी वर्क सो हार्ड टू मेंटेन द रिलेशनशिप. I know you've joined JS from an institution. So institution based जो है वो कितनी strong है in terms of clientele of JS? आई थिंक बाय फार वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकरेज फर्म जिसके पास सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म अकाउंट हैं, और एज अ क्लाइंट भी हमने जो है वो, अगर आप PSX का डेटा हर मंथ पब्लिश होता है, सो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकरेज फर्म जो हर महीने UIN ऐड करती है, सबसे ज़्यादा अकाउंट्स खोलती है. दो एज अ इंडस्ट्री बात करूँ मैं, हमने शायद पिछले 1 साल में मोर देन 10% ऑफ द इंडस्ट्री हमने UIN ऐड किया होगा इस पूरे, बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा. सो ये एक खासा है हमारा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करते हैं हम कंप्लाइंसेस के साथ, तमाम चीज़ों के साथ, ताकि कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस दी जा सके. फरहान रिजवी साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त एक परसेप्शन है इन द मार्केट कि बाज़ार जब भी चलती है और एक ख़ास लेवल पर जब आ जाती है और बाज़ार में करेक्शन आनी होती है, तो फिर एक मुहिम चलाई जाती है कहीं ना कहीं से फ्रेश ब्लड, नया इन्वेस्टर, और फिर कहा जाता है कि वो उस इन्वेस्टर को जो माल दिलवाया जाएगा वो 5-10 साल तक वो इन्वेस्टर लेके बैठा रहेगा. तो व्हेन यू से कि आपके पास न्यू क्लाइंटल आ रही है, यू हैव अ प्लान, यू हैव द प्रोडक्ट्स एंड यू हैव द सर्विसेज कि जो इस मिथ को ब्रेक कर सकें. JS बीइंग द पायनियर इन एवरी प्रोडक्ट, हमने जो है वो ETF मार्केट मेकिंग के लिए ये ऑप्शन ऑप्ट किया था, और ये ETF को लॉन्च करने का रीज़न भी यही था कि वो तमाम इन्वेस्टर्स जिनको इस एसेट क्लास की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, दे कैन गो फॉर ETF इन्वेस्टमेंट जो आसानी से इंडेक्स का वेटेज को ट्रैक कर सकती हैं. आइदर दे वांट गो फॉर बैंकिंग सेक्टर या कोई स्पेसिफिक सेक्टर का ETF करना है. सो JS इज़ दी मार्केट मेकर फॉर ऑल द ETFs. तो हमने ये प्रोडक्ट इसलिए भी ऑप्ट की थी कि इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जाए और इन्वेस्टर्स को इस एसेट क्लास के बारे में इजी इन्वेस्टिंग आइडियाज़ दिए जाएं, जिससे उनको कोई आगे जाके फर्दर रिस्क एपेटाइट को लेके प्रॉब्लम्स ना हो. तो गोइंग फॉरवर्ड यू थिंक कि जो क्लाइंटल आप अभी बना रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शनलाइजेशन बहुत छोटे अमाउंट से लोग इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट. So if I talk about the industry dynamics, you know much better than me, but अगर हम बात करें तो आज शायद 3 लाख UIN हैं पूरे सिस्टम में. अगर हम 240 मिलियन लोगों की बात करें, इट्स नॉट इवन 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन. हम पीयर के कंट्रीज़ की बात करें, इवन इन यूनाइटेड स्टेट देयर वाज अ टाइम जब 75% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है. तो इस नंबर को देखते हुए मैं अगर आपसे बात करूं तो हमारे पास बहुत बड़ा रूम है इस एसेट क्लास की इन्वेस्टर अवेयरनेस लॉन्च करने का. आज हमने देखा कि PSX और SECP ने भी ये स्टेप लिया जिसमें आज इन्वेस्टर अवेयरनेस वीक अनाउंस किया. तो वो ये जो सेशन है, ये जो स्टेप्स हैं, इट्स टूवर्ड्स इस एसेट क्लास की इंफॉर्मेशन या इस एसेट क्लास की लिटरेसी लेवल बढ़ाने के लिए फॉर द ब्रॉडर पब्लिक जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है अदर देन रियल एस्टेट या अदर देन कमोडिटीज़. सो ये एक अच्छा एसेट क्लास था जिसकी रिस्क मेंटेनेंस के लिए ज़ाहिरन SECP और बाकी रेगुलेटर ने इकदाम किया, जिसमें हमने ETF लॉन्च किया, जिसके बाद जो है वो रिस्क एंड कंप्लाइंसेस की चीज़ें बढ़ी. सो वो एक अच्छा इकदाम था जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट में इस तरह की इशूज़ कम होते हैं कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. फरहान रिजवी साहब, भाई वक्त आता चाहता है छोटे से वक्फे को,
वक्फे के बाद हम आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में सैयद फरहान मोहम्मद रज़ी ने बताया कि 2017 से 23 तक का काफ़ी चैलेंजिंग वक्त था, एंड देयर वाज अ स्ट्रेटजी एंड रोड मैप। बिकॉज ऑफ दैट दे रिमेन्ड इन द मार्केट, नॉट ओनली रिमेन्ड बट दे ग्रीव वेरी वेल। इन्वेस्टर बेस भी बढ़ा, न्यू लिस्टिंग भी इनका ब्रोकरेज हाउस लेकर आया, और इनके पास क्लाइंटल भी बढ़ती रही। सो 2023 में जब बाज़ार चलना शुरू हुई तो दे हैड देयर ओन स्ट्रेटजी, दे हैड देयर ओन व्यू, और नंबर ऑफ पीपल से कि फ़ला स्टॉक इतने रुपए से इतने का हो गया, इतने से इतने का हो गया, आप क्या करोगे। बट देयर आर पीपल हु से कि मार्केट में अभी भी री रेटिंग का केस है। सो सैयद फरहान मोहम्मद रिजवी साहब, बाज़ार 83 के लेवल पर है, यू थिंक कि अभी भी कोई री रेटिंग का केस है? जैसे अब अभी हम बात कर रहे थे मार्केट में, हमने इनिशियल स्टेज में भी यही मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट अब भी आपके 4 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। वी Right. यूज टू ट्रेड एट द लेवल ऑफ 8 के मल्टीपल पे। राइट। स्टिल वी हैव अ 50% रूम लेफ्ट यहाँ से 6 के मल्टीपल पे ट्रेड करने का। मार्केट में आज भी डिविडेंड यील्ड जो है आपके डबल डिजिट में है। राइट। सो आप ओवरऑल अगर आप 20 साल का मार्केट का डेटा उठाएं तो आपका 15% डॉलराइज रिटर्न है। आप वो तमाम चीज़ें इस तरह से पोर्ट्रे की जाती हैं जैसे मार्केट कोई एक इट्स नॉट अ गैम्बलिंग प्लेस। राइट। ये एक एसेट क्लास है जहाँ पर दुनिया भर में लोग जो हैं वो अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए एक सर्टेन पोर्शन इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो एक सर्टेन फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये एक मैथ बना दिया गया है स्टॉक मार्केट को कि एक गैम्बलिंग का प्लेस है जिसमें आपने आना है, गैम्बलिंग करनी है, एंड देन यू लीव द रेस्ट ऑफ द पीपल। इट्स नॉट लाइक दिस। यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड, इतनी हाई डिविडेंड यील्ड्स हैं स्टॉक्स में। आपको अब से 6 महीने पहले जितनी हाई डिविडेंड यील्ड मिली थी आज भी आपको डबल डिजिट में मिल रही है। आज आपका इंटरेस्ट रेट साइकिल डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। सो अब भी अपॉर्चुनिटी स्टिल है मार्केट में। अभी वी बिलीव कि हम MSCI में देखेंगे कि पाकिस्तान में एक वेटेज थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हमने FTSE की एक रीबैलेंसिंग में देखा Right. कि पाकिस्तान में ज़ाहिरन उन्होंने डाउनग्रेड किया पाकिस्तान को, बट येट मार्केट ने उसको एज अ लिक्विडिटी इवेंट ही ट्रीट किया, और हमने देखा कि मार्केट में फॉरेन इनफ्लो भी आया और आउटफ्लो भी हुआ। येट मार्केट में लोकल पार्टिसिपेशन ने भी, जो वैल्यू स्टॉक्स है उनमें पार्टिसिपेशन अपनी की। सो स्टिल व्हाट वी बिलीव एज JS, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो 1,15,000 का इंडेक्स जो है अगले जून से पहले दिखा सकेगी। वो तो ठीक है, एवरीबडी से दैट। मार्केट कैप तो आपकी 40 अरब पे, वो कब $100 बिलियन करेंगे? सर देखें, जब मार्केट रीरेट होती है, जब Yeah. मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट में प्राइस मल्टीपल्स आएंगे तो डेफिनेटली वो आ जाएगा। आप एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके इंडेक्स में अगर आप इसमें बात करते हैं तो वो डिविडेंड सेक्टर Right. भी है, तो वो तो उसको आपको हटा लें तो ज़ाहिरन आप एक नेचुरल नंबर बता सकेंगे। Right. बट मुझे लगता है कि मार्केट Potential. कैपिटल भी और पोटेंशियल भी इतना ज़्यादा है कि मार्केट में हम दोबारा वही री रेटिंग भी देख सकेंगे और वही मार्केट का कैपिटल भी देख सकेंगे। इफ़ यू वांट टू रेफर टू फ्यू सेक्टर्स, जो आई मीन बैंकिंग सेक्टर के बारे में एक था कि एक मिथ थी कि ये 22% पे कभी भी रेट सस्टेन नहीं करेंगे, और जब ये 12-13 पर आएंगे तो फिर इन्वेस्टर कहा जाएगा। सो विच सेक्टर यू थिंक के डाउन द रोड 2-3 years वन में लुक एट? अगेन हम माशी सूरत हाल देखते हुए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग सेक्टर बैंकिंग सेक्टर था। Right. तो वो स्टिल वी इंटेक्ट द बाइंग कॉल ऑन दैट सेक्टर। हमारी मल्टीपल स्टॉक्स में बैंकिंग सेक्टर में जो है बाइंग कॉल है वो हमें अच्छा लगता है। ज़ाहिरन अभी हमने देखा कि जो सिक्लिकल्स हैं उसमें एक डिमांड का दौर एक हमने देखा कि ओवरऑल मुल्क में इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से जो है वो डिमांड थोड़ी सी स्लो थी, बट येट दे मैनेज टू गिव गुड अर्निंग्स। सो वो भी लगता है कि इतने डिस्काउंट्स मिल रहे हैं कि एक उसमें भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। Right. तो स्टील सेक्टर वी स्टिल से कि वहाँ पर डिमांड का भी इशू है, वहाँ पे मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वाइड जो है वो काफ़ी बहुत शैलो हो गए हैं, और ज़ाहिरन वो हाई लीवरेज हैं सारे के सारे, तो उसमें अवॉइड करना चाहिए।
सीमेंट्स में ज़रूर मैं हमारी टीम ये रिकमेंड करती है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो सीमेंट्स में कैपेसिटी अवेलेबल है, येट डिमांड लेस है, अगले साल भी हमें लगेगा डिमांड थोड़ी सी कमी होगी, मगर स्टिल सीमेंट्स आर वेरी चीप. इफ़ वी टॉक अबाउट द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएट है रेगुलेटेड जो ड्रग्स हैं, जिसमें आपको जो है वो एक सर्टेन पोर्शन प्राइस इंक्रीज का मिलता है, इन्फ्लेशन वाला. एक डी रेगुलेटेड ड्रग्स हैं जो ओवर द काउंटर आपको अवेलेबल हैं, सो देयर इज़ नो प्राइस कैप. सो वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि टर्न अराउंड है, जिसमें अच्छे मार्जिन, अच्छी अर्निंग नज़र आ रही है. सो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, स्टील सेक्टर, डेट की चीज़ें काफ़ी हद तक रिजॉल्व होने जा रही हैं. हमने देखा कि बहुत बड़ा मैसिव पाइल अप नहीं आ रहा है, सो वो सेक्टर स्टिल चीपेस्ट मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, उनमें एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है. फर्टिलाइज़र सेक्टर अगेन, ओवरऑल इफ़ आई टॉक अबाउट द मार्केट सिनेरियोज़, इफ़ आई टॉक अबाउट द इंटरेस्ट रेट डाउन ट्रेंड साइकिल, अगर हम देखें तो इसमें ऑटोमोबाइल में भी डिमांड आना शुरू हो जाएगी, तमाम चीज़ों में डिमांड आना शुरू हो जाएगी. सो अभी तो हमारा 23 के इंटरेस्ट रेट से ऑटोमोबाइल में आई थिंक यू वर सेइंग कि ये जो 3 मिलियन की लिमिट है, इसको भी गवर्नमेंट ने देखना चाहिए. जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं और आपने कंज्यूमर पे लिमिट लगा दी है 3 मिलियन की, तो ऑटो सेक्टर में ट्रैक्शन के लिए पुरानी चीज़ों को तो ठीक करना होगा. सब प्राइजेज इतनी हाई हो गई हैं ऑटो सेक्टर की, वो हमारी इन्फ्लेशन से शायद अभी एडजस्ट नहीं हो पाई हैं. तो मे बी शायद ये डाउन द रोड इस तरह की कोई सिनेरियो होगा. फ़िलहाल तो गवर्नमेंट के कुछ जो कंट्रोल्स हैं टूवर्ड्स स्पेंडिंग, टूवर्ड्स नॉन एसेंशियल इंपोर्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी जिसमें गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है. एंड ये ज़ाहिरन बहुत ऐसा इकदाम है गवर्नमेंट का जिसकी वजह से हम आज देख रहे हैं करेंसी मेंटेन हो गई है आपकी, आपका करंट अकाउंट सरप्लस देख रहे हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम किए हैं कि जो कि इनिशियली बहुत हार्श लग रहे थे, बट येट वी मैनेज टू प्रोवाइड द रिलीफ टू द सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि हमारा रुपी मेंटेन हो गया है. एक बहुत बड़ा प्रेशर था. करंट अकाउंट पे हमने देखा सरप्लस आना शुरू हो गए. हमारा प्राइमरी बैलेंस पे अगर हम बात करें, यानी जो बेसिकली इंटरनेशनल रेगुलेटर्स देखते हैं, IMF देखती है, उसमें भी चीज़ें अब हमारी पॉजिटिव साइड में. तो व्हाट आई बिलीव इज़ के चीज़ें ओवरऑल सिस्टम में, मैक्रोज में, अभी तो हम रिवर्सल साइकिल में स्टार्ट हुए हैं. मार्केट ज़ाहिरन फ्यूचर पे प्रीएम्प्टिव ट्रेड करती है, फ्यूचर पे ट्रेड करती है, बट स्टिल व्हाट आई बिलीव कि मार्केट में पोटेंशियल तो अब स्टार्ट होगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. वो सिनेरियोज जो इनिशियल स्मार्ट मनी जिसे कहते हैं आप, वो तो जाहिर है अगले 2 साल के व्यू पे आती है ना मार्केट में. मार्केट तो हमेशा फ्यूचर पे ट्रेड होती है. सो व्हाट आई बिलीव इज के मार्केट में येट रूम है, मार्केट के हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन भी है, डिविडेंड यील्ड भी अवेलेबल है. सो व्हाई टू इन्वेस्ट इन अदर एसेट क्लास जब आपके पास एक चीप एसेट क्लास अवेलेबल है. आई एग्री विथ यू कि जो इस्टेब्लिशमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने स्टम्बलिंग ब्लॉक इकोनॉमी के ख़त्म कर दिए. आपको मिडल ईस्ट नहीं नज़र आता? तो देखिए, एक जो सबसे बड़ा इशू जो मुझे लग रहा है इस सिस्टम में, वो है रीजनल डेवलपमेंट्स जो कि होने जा रही है. वो अगर एस्केलेट करती है, या दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर हम लोगों को एक बड़ा सेटबैक नज़र आ सकता है. अगर कोई इस तरह की रीजनल डेवलपमेंट्स होती हैं, मिडल ईस्ट में कोई क्राइसिस बड़ा होता है, तो वो एक बड़ी एस्केलेशन है जिसकी वजह से शायद ऑयल प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट आए या शायद किसी और चीज़ पे इम्पैक्ट आए. बट सो फार इफ़ आई टॉक अबाउट द नंबर्स, इफ़ आई टॉक अबाउट जो कि हमें बेसिक मैथ्स करनी होती है चीज़ों के लिए, येस वी स्टिल इन द सिस्टम जहाँ पर देयर आर अपॉर्चुनिटी लेफ्ट फॉर पाकिस्तान. फरहान साहब, वक्त हुआ जाता है छोटे से वक्फे का. वक्फे के बाद हम आपसे समझेंगे कि करेंसी के बारे में आपका क्या व्यू है, एंड गोइंग फॉरवर्ड बाज़ार के बारे में बातें तो बहुत सारी हैं, आर देयर स्पेसिफिक सेक्टर्स के जिसके ऊपर किसी ना किसी को सोच विचार करनी चाहिए. नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में फरहान रिजवी साहब ने तफसील के साथ बताया कि जो बाज़ार है वो बहरहाल उसका एक अपना मोमेंटम है, इकनॉमिक चैलेंजेस किसी हद तक मीट हो गए हैं,
एंड गोइंग फॉरवर्ड वी कुड एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है यहाँ से एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है. देयर आर वेरियस नंबर्स, वेरियस पीपल आर कोटिंग वेरियस नंबर्स. किसी ने 140 का भी नंबर दिया या फरहान साहब ने 115,000 का लेवल दिया, किसी ने 125 का नंबर दिया हुआ है. पर वी हैव टू सी कि वेयर मेरिट सस्टेन्स. So Farhan साहब, if you were to advise to a person like me कि ये 2-3 सेक्टर्स हैं, इनको फोकस करो, इकोनॉमिक चैलेंजेस मीट हो गए हैं, जो मिडल ईस्ट का स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो अगर सामने नहीं आता, सो व्हाट आर द 2-3 स्पेसिफिक सेक्टर्स दैट आई एज अ पर्सन शुड लुक इनटू? तो ज़ाहिरन मार्केट में जब इंडेक्स 1,15,000 की बात करते हैं हम, तो ऑब्वियसली वी लुक ऑन दो स्टॉक्स जिनका एक बड़ा हाई वेटेज है स्टॉक मार्केट में, जिन सेक्टर्स का. सो व्हाट वी बिलीव इज़ के starting with the oil and gas sector, then we should look into oil and gas stocks जो बहुत cheap multiples पे trade कर रहे हैं. Yet still lot of potential in these stocks. बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिसमें हमें लगता है कि बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स स्टिल अभी चीपेस्ट मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, अपने प्राइस टू बुक पे बहुत चीपेस्ट मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं. देन एक सर्टेन पोर्शन हमें फर्टिलाइज़र सिक्लिकल्स में रखना चाहिए. व्हाट आई बिलीव इज़ कि कुछ अरसे में हम एक अच्छा रन अप देखेंगे शायद, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर के स्टॉक्स में देखेंगे जो हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं. सो वो एक सबसे बड़ी रीरेटिंग होगी उन सेक्टर्स की जो कंज्यूमर लिंक्ड हैं. देखिए, हम कभी भी इस चीज़ को नहीं इग्नोर कर सकते कि हम इतनी डेंस पॉपुलेशन कंट्री हैं, 250-300 मिलियन लोग हैं. सो देयर आर ऑलवेज डिमांड अवेलेबल हर चीज़ में, चाहे वो जो भी सेक्टर आप ले लें, इफ़ इट्स रिलेटेड टू कंज्यूमर, इफ़ इट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन. सो ये सिस्टम तो चलता रहना चाहिए. सो हो सकता है कि इनिशियली इन्फ्लेशनरी क्राइसिस की वजह से हमारे पास डिमांड कम हो, सो इट विल गेट अप, ये चीज़ें पाइल अप हो जाएंगी और शॉर्ट भी हो जाएंगी. सो आज जो स्मार्ट मनी चीपेस्ट मल्टीपल पे आएगी, वो कल उन टर्न अराउंड स्टोरीज़ का बेनिफिट लेती है जो कि लोग नॉर्मली 2 साल बाद देखते हैं. तो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट यही होता है कि वो मार्केट को जब देखती है जब मार्केट में वो तमाम के तमाम सिनेरियोज नेगेटिव होते हैं मगर होने पॉजिटिव वाले होते हैं. अगर आप 2 महीने पहले की बात करूँ, 4 महीने पहले की बात करूँ, तो आप ये बात करते हैं 22-23% का इंटरेस्ट रेट था, कौन बोरिंग करेगा, कैसे बिजनेस चलेगा. नाउ भी आपका जो सेकेंडरी मार्केट यील्ड है वो 14-13-14% पे ट्रेड होना शुरू हो गई है. आपको ऑटो लोन पर्टिकुलर गाड़ियों में 8% मिल रहा है, 14.5% मिल रहा है. व्हाट वी आर सीइंग इज के सिस्टम में लिक्विडिटी आना भी शुरू हो जाएगी, कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी. तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग पे आता है, चीज़ों पे आता है. तो जो पैसे आज आप कल का सोच के डालते हैं वो डेफिनेटली वो दे विल गिव रिटर्न. एंड स्टिल इफ़ यू डोंट अबाउट सी द फ्यूचर थिंग, व्हाट आई बिलीव इज के आज के मल्टीपल भी पाकिस्तान अभी बहुत सस्ते मल्टीपल्स पे मिल रहा है. So still there are a lot of room available. वक्फे के दरमियान यू वर सेइंग कि डॉलर तकरीबन स्टेबल रह सकता है, शायद थोड़ी सी इसमें करेक्शन भी हो जाए. सो हाउ अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन द टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर? यू हैव अ व्यू ऑन दैट? सो आई रियली डोंट वांट कि मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर आपको कोट कर सकूं, बट येट इसका ज़ाहिरन पॉजिटिव इम्पैक्ट है. हमने देखा है बहुत सारी चीज़ों पे, आपकी इम्पोर्ट लेड इकनॉमी है, बहुत सारी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं, लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम है. सो ज़ाहिरन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा आपकी चीज़ों पे. सो टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर रिलेटेड ऑब्वियसली कुछ तो नेगेटिव साइड्स होंगी इस रुपी वैल्यूएशन की. तो बट हमने जहाँ डिवैल्यूएशन पे इतना हाई मार्जिन रन किए हैं वहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा मुल्क की स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर है. How about the local manufacturing जो कंपनीज इस बिजनेस में हैं, you see them surviving and sustaining? Obviously it's look like के मार्केट में जो local manufacturers हैं, they are benefiting the most because people are opting more local products than they opt for the imported one because purchasing power capacity लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा impact की है because of the inflationary crisis. I don't want to name the stock, but
इस सेक्टर के कुछ स्टॉक चले गए ना 20-30 रुपए से 120-20 रुपए तक, तो उसमें अभी उनमें कहाँ गुंजाइश होगी? देखिए, अगेन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पर कमेंट भी करना चाहता हूँ। मार्केट में स्पेकुलेशन का फैक्टर हमेशा होता है। राइट। सो व्हाट अ इन्वेस्टर कैन डू इज दैट इज कॉल्ड अ रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आपको अपनी ट्रेड करने से पहले पता होनी चाहिए। So if you are trading for 2 rupees gain, so your stop loss should be 50 पैसे का। राइट। हम नॉर्मली क्या करते हैं एज अ इन्वेस्टर कि हमने आज स्टॉक लिया, हमने कहा यार अगर हमें 2 रुपये बच जाएंगे तो हम बेच देंगे, और वो 10 रुपये नीचे चला जाता है। राइट। देन अल्लाह अल्लाह करके जब उसका प्राइस वापस आता है, सो व्हाट वी डू, वी सेल एट द प्राइस, वी डिडंट कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट, वी डिडंट कैलकुलेट एनीथिंग, कमीशन। राइट। सो वो एक चीज़ है जिसमें इन्वेस्टर अवेयरनेस येट अगेन काम करेगी, और ऐसी स्पेकुलेशन से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने इन्वेस्टर को इतना एजुकेट कर दें कि वो इस तरह की चीज़ों में, ये दुनिया भर में होता है कि आप इस तरह से जो डिमांड एंड सप्लाई उसको कंट्रोल कर सकें। ज़बरदस्त, बट इन्वेस्टर एजुकेशन इज द की, जो कि हमें हर एक को काम करना चाहिए। इसी हम जेस ने भी एज अ इनिशिएटिव ये प्रोग्राम लॉन्च किया है कि सरमायाकारी की समझदारी, तो आई थिंक वो इसीलिए यही पर्सपेक्टिव लॉन्च करके किया था कि लोगों के अंदर इस एसेट क्लास को लेकर अवेयरनेस आ जाए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। सैयद फरहान मोहम्मद रिजवी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे हेड ऑफ़ एक्विटी डेस्क ऑफ जेस ग्लोबल, एंड व्हेन वी लुक एट देयर परफॉर्मेंस, व्हेन वी लुक एट द मार्केट, व्हेन वी लुक एट देयर view on the economy and serving the investors, industry and their clientele, we see a vital difference. There are in fact 3 or 4 players, and when we talk about they themselves taking care of the foreigners, and again we could refer to the 2017 upgrade of MSCI. The external news agencies broke this news कि JS Global was the only entity के जिसने within 48 आवर की जो सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस थी वो मीट की। फरहान से जो बातें आज हमने समझी वो ये थी कि गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान का जो चैलेंजिंग स्पेल था वो ख़त्म हो चुका। गोइंग फॉरवर्ड अगर मिडल ईस्ट में स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं आता तो फिर आप बाज़ार को 115,000 के लेवल को देख सकते हैं। द सेक्टर्स दैट ही एडवाइज्ड कि जिनको थोड़ा सा मेरिट पे देखा जाना चाहिए, वो ऑयल एंड गैस का सेक्टर था, टेलीकॉम सेक्टर था, और एक जो मिथ है बाज़ार के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में, कि कोई भी स्टॉक किसी भी लेवल पर आकर वो रुक सकता है या वो उसका हाईएस्ट लेवल हो सकता है। सो ही ट्राइड मेकिंग अ पॉइंट कि ये जो सही लेवल्स हैं ये उस वक्त की माशी सूरत हाल, इकनॉमिक चैलेंजेस और उस वक्त का इकनॉमिक पर्सपेक्टिव है जो आपको बताता है। आई ही ट्राइड सेलिंग के 83 के लेवल पर भी एक री रेटिंग का केस है। दैट इज़ समथिंग दैट वी येट हैव टू सी, और अगले किसी प्रोग्राम में इस तज्ज़िये को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।